नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट एट वन पे। मैं हूं अमृता और आज जिस विषय पे हम चर्चा करने जा रहे हैं वो है हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्न। आज हम उन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों के ऊपर चर्चा करेंगे जो आपके टेट एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, चाहे आपका यूपी टेट हो, सी टेट हो या फिर मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम सुपर टेट। जी हाँ दोस्तों, आज हम उन सभी विषयों पर चर्चा करेंगे प्रश्नों के माध्यम से जो आपके या तो प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में आ चुके हैं या डायरेक्ट प्रश्न आपको इस टाइप के अपने आने वाले एग्जामिनेशंस में दिखेंगे। तो प्रश्नों के माध्यम से हम कई सारे ऐसे महत्वपूर्ण टॉपिक हैं या विषय हैं जिन पर हम चर्चा करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे की तरफ। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक जनरल सी इन्फॉर्मेशन आप सभी दोस्तों के लिए कि अगर आप भी हमारे साथ मिलकर यूपी टेट, सी टेट या सुपर टेट की तैयारी करना चाहते हैं और डेली प्रैक्टिस सेट लेना चाहते हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट एट वन को। और अगर आप टेलीग्राम के माध्यम से पढ़ना चाहते हैं, डेली पीडीएफ लेना चाहते हैं, स्टडी मटेरियल लेना चाहते हैं और क्वेश्चनर लेना चाहते हैं तो ज़रूर जुड़े हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ में 2021 शिक्षक भर्ती। तो चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं वीडियो में आगे की तरफ। ये थी एक जनरल इन्फॉर्मेशन जिसके द्वारा आप अपनी जो शिक्षा है, आपकी जो लर्निंग या अध्ययन है उसको आप थोड़ा सा एरिया और उसका ब्रॉड कर सकते हैं। यूट्यूब के माध्यम से, टेलीग्राम के माध्यम से आप हमसे इंटरेक्ट कर सकते हैं, अपने डाउट्स को पूछ सकते हैं और जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं आपके टेट एग्जामिनेशन से उसको वहाँ से ले सकते हैं। चलिए तो बढ़ते हैं पहले प्रश्न की तरफ और पहला प्रश्न आप सभी की स्क्रीन पर है। बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित शास्त्र कौन सा है? या आप कह सकते हैं कि बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित शास्त्र या फिर साहित्य कौन सा है? ऑप्शन नंबर 1 है मंगलसूत्र, ऑप्शन नंबर 2 है साहित्य सुमन, ऑप्शन नंबर 3 है तब्दीले निगाहें और ऑप्शन नंबर 4 है जिंदगी और गुलाब के फूल। तो जो करेक्ट आंसर है आपका दोस्तों, ये जो बालकृष्ण भट्ट हैं, अब आप सोचेंगे कि हम स्पेसिफिकली इन्हीं राइटर के ऊपर फोकस क्यों कर रहे हैं। तो ये जो लेखक हैं बालकृष्ण भट्ट, इनके द्वारा इनकी जो रचित साहित्य है, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आपके यूपी टेट के एग्जामिनेशंस में पूछा जा चुका है 1 से 5, यानी कि प्राइमरी के एग्जामिनेशंस में, ठीक है, यानी कि पेपर 1 में। तो इसलिए इम्पॉर्टेंट लेखक हैं, जितने भी इम्पॉर्टेंट लेखक हैं उन सभी के जो साहित्य हैं या जो लेख हैं वो हम प्रश्नों के माध्यम से आप सभी के सामने लेकर आएंगे, ताकि प्रश्न जब आप सॉल्व करेंगे या मॉक टेस्ट के माध्यम से जब आप सॉल्व करेंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पे तो वो चीज़ें आपके माइंड में सेटअप हो जाएंगी। तो इसलिए हम उन सभी इम्पॉर्टेंट लेखकों के ऊपर चर्चा करेंगे, उनके लेख के ऊपर चर्चा करेंगे जो आपके प्रश्न जो आपके परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो जो लेखक हैं बालकृष्ण भट्ट, उनके द्वारा जो रचित साहित्य है वो है साहित्य सुमन। अच्छा, इनके अलावा जो इम्पोर्टेंट साहित्य हैं मैत्रेयी पुष्पा द्वारा रचित, उनमें से जो इम्पोर्टेंट है उनके बारे में हम बात करेंगे, क्योंकि उन्होंने करीबन 13-14 के करीब में जो अपने साहित्य थे या किताबें थी वो लिखी थी, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है एग्जामिनेशन के पर्सपेक्टिव से हम उन पर बात करेंगे। तो सबसे पहले आपको याद रखना है अलमा कबूतरी, ठीक है, और दूसरा है आंगन पारवी जो इम्पोर्टेंट है, और तीसरा जो है इम्पोर्टेंट जो बुक आपको याद रखनी है जिनको हमने अभी मेंशन किया, फाइटर की डायरी। इसके अलावा चाक, आवाज़ और विजाना जो है ये जो इम्पोर्टेंट है, और एक और है फैसला। इन सभी जो बुक्स हैं उनका नाम आपको याद रखना है क्योंकि आपके एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है लघु स्वरों की संख्या कितनी होती है? आपने पढ़ा होगा, जब आपने वर्णमाला के बारे में पढ़ा था तो आपने पढ़ा होगा लघु और दीर्घ स्वरों के बारे में। तो आपको बताना है कि लघु स्वरों की संख्या कितनी होती है। ऑप्शन नंबर 1 है 3, ऑप्शन नंबर 2 है 4, ऑप्शन नंबर 3 है 5 और ऑप्शन नंबर 4 है 6। तो जो करेक्ट आंसर है आप सभी के सामने वो है 4। जो लघु स्वर हैं उनकी संख्या होती है 4। अच्छा, कौन से होते हैं लघु स्वर? वो स्वर जिनको बोलने में कम एफर्ट लगता है, यानी जो आपकी ऊर्जा है वो कम लगती है और जिनको आप जल्दी से बोल देते हैं, ठीक है। तो ये जो होते हैं सारे वो कहलाते हैं लघु स्वर, ठीक है। और लघु स्वरों में वो स्वर आ जाते हैं जिनको आप
थोड़ी समय के लिए प्रोनाउंस करते हैं या बोलते हैं, जैसे कि अ, ठीक है, ई आता है आपका, ठीक, ई आता है। दूसरा जो है उनमें आता है ऊ, ठीक, और आता है री, ठीक। ये जो चारों हैं इन्हें लघु स्वरों के नाम से जाना जाता है और इनकी संख्या होती है 4, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, उच्चारण की दृष्टि से स्वर की संख्या कितनी होती है। ये जो ऐसा क्वेश्चन है जिनमें बहुत सारे जो बच्चे हैं उनको डाउट रहता है कि जो एग्जैक्टली नंबर ऑफ स्वर हैं वो कितने होते हैं। तो दो टाइप्स के ऑप्शन आपको यहाँ पे दिखाई देंगे, एक होगा 11 और दूसरा होगा 13। यहीं पे आप गलती करते हैं क्योंकि कुछ बच्चों ने याद कर रखा होता है 13 और कुछ लोगों ने याद कर रखा होता है 11, लेकिन आपको दोनों के बीच में अंतर समझना है। 11 आप कब लिखेंगे, 11 उत्तर आप तब देंगे, एक सेकेंड, 11 उत्तर आप तब देंगे जब आपसे पूछा जाएगा कि उच्चारण की दृष्टि से स्वरों की संख्या कितनी है, ठीक है। तो आपको 11 वहाँ पे आंसर देना है, यानी कि आपका जो करेक्ट आंसर है इस वाले प्रश्न का वो होगा 11। लेकिन जब आपसे पूछा जाता है कि परंपरागत रूप से स्वरों की संख्या कितनी होती है तो वो होती है 13, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि उच्चारण की दृष्टि से स्वरों की संख्या कितनी होती है तो होती है 11, लेकिन अगर आपसे पूछा जाता है कि परंपरागत रूप से स्वरों की संख्या कितनी होती है तो वो होती है 13। तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको याद भी रखना है, क्योंकि प्राइमरी के अगर एग्जामिनेशंस में अपीयर होता है यानी कि पेपर 1 में, तो उसके पर्सपेक्टिव से इसे देखा जाए तो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन संघर्षी व्यंजन नहीं है। संघर्षी व्यंजन आपको पता होगा, ऐसे व्यंजन जिनको बोलते समय आपकी जीभ से अधिक मात्रा में स्वर जो हवा है वो निकलती है और आपकी जीभ जो है वो चिपक जाती है, ठीक है। जब आप ऐसे वर्णों को जब आप बोलते हैं तो आपको संघर्ष, जैसा नाम इसमें है, नाम है संघर्षी व्यंजन, तो जिन व्यंजनों को आपको बोलने के लिए संघर्ष करना पड़ता है आपकी जीभा को, तो वो सारे व्यंजन क्या कहलाते हैं, संघर्षी व्यंजन, ठीक है। अच्छा, इतना एक्सप्लेन करने के बाद आई होप आपको आंसर जो है वो पता चल जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर 1 है स, ऑप्शन नंबर 2 है स, ऑप्शन नंबर 3 है स और ऑप्शन नंबर 4 है म। तो जो करेक्ट आंसर है वो आपका है म, ठीक है। संघर्षी व्यंजनों की बात की जाए दोस्तों, हमने अभी कहा कि ऐसे व्यंजन या ऐसे वर्ण जिन्हें बोलते समय हमारे मुख से जो हवा है वो थोड़ा सा तीव्र गति के साथ में निकलती है और संघर्ष करना पड़ता है हमें बोलने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे जो संघर्षी व्यंजन होते हैं वो होते हैं स, ठीक है, श, श, इसके अलावा ह, यानी कि ये जो चारों देख रहे हैं आप, इन्हीं चारों को हम कहते हैं संघर्षी व्यंजन, यानी जिनमें संघर्ष करना पड़ता है आपको बोलने के लिए। आप खुद बोल के देखिए, स, श, श, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी जीवा को थोड़ा सा संघर्ष करना पड़ रहा है और ह को बोलते समय, ठीक है। ह को जब आप बोलेंगे तो आपका गला जो है थोड़ा सा चौड़ा हो जाएगा और अंदर से अधिक मात्रा में हवा निकलती है, वायु बाहर आती है आपके मुख से। तो ये जो है ये कहलाता है संघर्षी व्यंजन। उम्मीद है ये जो संघर्षी व्यंजन का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको समझ आया होगा। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से अयोगवाह कौन सा है। आपको बताना है कि जो दिए गए ऑप्शंस हैं इनमें से अयोगवाह किसे कहा जाता है। और जिन लोगों को थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रही है उन लोगों को बता दिया जाए कि ये जो अयोगवाह है इसको अयोग्य बाहु या अयोग्य बाहु के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो जो अब आपका डाउट है, जो लोग अयोग्य बाहु के नाम से जानते थे उनके लिए भी एक वर्ड आ गया, ताकि आप यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है उसे ढूंढने में आपको थोड़ी सी कठिनाई कम हो। तो चलिए देखते हैं। पहला जो ऑप्शन है वो है री, दूसरा ऑप्शन है 2 बिंदु, तीसरा ऑप्शन है चंद्र बिंदु और जो आखिरी ऑप्शन है वो है आ, ठीक है। तो जो करेक्ट आंसर है दोस्तों इसका वो है ये सेकेंड ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 2। अयोगवाह कहा जाता है, या अयोग्य बाहु के नाम से भी इसे जाना जाता है। तो इनकी संख्या 2 होती है, ठीक है। पहला जो होता है ये होता है, ठीक है, इसे कहा जाता है अयोग्य बाहु, और दूसरा जो होता है वो होता है ये, और इन्हीं दोनों को हम साथ में कहते हैं अयोग्य बाहु, ठीक है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और पूरी उम्मीद है कि इस टाइप के प्रश्न आपको आपके सुपर टेट के एग्जामिनेशंस में देखने को मिले। चलिए बात है अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्न में से महाप्राण वर्ण कौन से हैं। तो आपको बताना है कि दिए गए ऑप्शंस में से महाप्राण वर्ण कौन से हैं। अच्छा,
महाप्राण या अल्प प्राण क्या होते हैं, आपको पहले ये समझना ज़रूरी है, इसके बाद आप आंसर देने में खुद ही सक्षम हो जाएंगे। तो महाप्राण और अल्प प्राण नाम से ही पता चल जाता है। महाप्राण मतलब होता है जहाँ पे प्राण मतलब प्राणवायु का अधिक प्रयोग होता है। तो ऐसे सारे वर्ण ऐसे सारे व्यंजन या वर्ण कहें जिनको बोलने में आपको वायु का ज़्यादा प्रयोग करना पड़ता है, वो सारे कहलाते हैं महाप्राण। ठीक है, तो एक चार्ट होता है जो हम आपको प्रोवाइड कर देंगे आगे चल करके, जब आप हिंदी के और भी ज़्यादा मॉक टेस्ट में अपीयर होंगे तो हम आपको चार्ट प्रोवाइड करेंगे, जिनमें आप देखेंगे कचट तब की जो सीरीज़ है पूरी टेबुलर फॉर्म में या टेबल के फॉर्म में आपको हम देंगे, और जहाँ पर आप एक ही चार्ट के माध्यम से समझ पाएंगे अल्प प्राण, महाप्राण, सघोष, अघोष, ठीक है, संघर्षी व्यंजन, और कौन से वर्ग है जिनको हम कंठ के द्वारा, तालु के द्वारा, मूर्धन्य, दंत और ओष्ठ के द्वारा बोलते हैं। तो ये जो है पूरा आपको एक चार्ट के माध्यम से दे दिया जाएगा। ठीक है, या तो टेलीग्राम चैनल पे आप ले लेंगे या तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं हमारे वीडियोस से। ठीक है, तो आपको आने वाली वीडियोस में जब हम वर्ण आप सभी से शेयर करेंगे तो उस टाइम हम ये चीज़ें आपको डिलीवर कर देंगे। ठीक है, आप तक पहुँचा देंगे। तो चलिए अब आते हैं आपके आज के कॉन्सेप्ट के ऊपर। महाप्राण वो वर्ण होते हैं जिनमें हमने कहा कि प्राणवायु का ज़्यादा प्रयोग होता है। अल्प प्राण वो होते हैं जिनमें प्राणवायु, जब आप उन्हें बोलते हैं तो प्राणवायु का बहुत ही कम प्रयोग होता है। ठीक है, तो ये जो कचट तब की जो टेबल होती है, ठीक है, क च ट त प, उनमें जो पहला सीरीज है यानी कि क वाला, ठीक, क वाला, ग वाला और ड वाला, ठीक है, ड़, ये जो तीनों जो हैं ये कहलाते हैं अल्प प्राण। इसके अलावा इनके बीच का यानी कि जो ख है और घ है, ठीक है, ये जो है ये कुल मिला के 5 होते हैं ना, 5 जो कॉलम्स होते हैं ऐसे करके। ठीक, तो यही जो पांचों कॉलम्स हैं इनमें से पहला, तीसरा, ये जो पहला है ये तीसरा है और ये पांचवा, ये क्या कहलाते हैं, अल्प प्राण। इसके अलावा ये जो ख है और ये जो घ वर्ग है, ठीक है, इन्हें क्या कहा जाएगा, इन्हें कहा जाएगा महाप्राण। ठीक है, तो एक टेबल के फॉर्म में आप इसे ले सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल से, या तो फिर आप अपने टेलीग्राम चैनल से जब आप अटैच होते हैं, जब ज्वाइन करते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल, तो वहाँ पे भी आप इसे ले सकते हैं। ठीक है, चलिए, आई होप आपको जो कॉन्सेप्ट था अल्प प्राण और महाप्राण का वो क्लियर हुआ होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, पितृव्या का अर्थ क्या होता है। ठीक है, अब आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपके सुपर टेट में जो प्रश्न था वो कुछ इसी टाइप का था, पितृश्रवा का अर्थ क्या होता है, लेकिन आपसे पितृश्रवा नहीं पूछा जा रहा है, पितृव्या का अर्थ पूछा जा रहा है। ठीक है, तो प्रश्न है आपका, पितृव्या का अर्थ क्या होता है। ये एक संस्कृत का वर्ड है, ठीक है, लेकिन हिंदी में जनरली इस टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। आपने तत्सम और तद्भव का शब्द पढ़ा होगा, तो ये जो प्रश्न है आपका वही तत्सम और तद्भव से उठाया गया है। ठीक है, तो पितृव्या का अर्थ क्या होता है। ऑप्शन नंबर 1 है ताई, ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 है मौसी, ऑप्शन नंबर 3 है चाची, ऑप्शन नंबर 4 है बुआ। तो जो करेक्ट आंसर है आपका वो है चाची। पितृव्या का अर्थ होता है चाची। ठीक है, बुआ का मतलब क्या होता है, पितृश्रवा, जो आपका सुपर टेट में पूछा गया था। तो ये भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आपको जानना ज़रूरी है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। शक्तिमान शब्द किसके सवर्ग है। आपको बताना है कि जो शब्द है शक्तिमान वो किसके सवर्ग आता है। ऑप्शन नंबर 1 है संज्ञा, ऑप्शन नंबर 2 है विशेषण, ऑप्शन नंबर 3 है सर्वनाम और ऑप्शन नंबर 4 है अव्यय। तो जो करेक्ट आंसर है आपका वो है विशेषण। ठीक है, अच्छा, विशेषण क्या होता है, ऐसा शब्द जो किसी भी संज्ञा की विशेषता बतलाता हो वो कहलाता है विशेषण। कैसे, आपके पास एक बच्चा है, ठीक है, वो पतला दुबला सा काफ़ी है, और एक और बच्चा है जो काफ़ी मोटा तगड़ा सा है, ये ए है और ये है बी। ठीक, ये जो पतला दुबला सा बच्चा है इसे आप कैसे इसकी विशेषता बतलाएंगे कि ये पतला, जो ए है वो काफ़ी पतला है, तो ये जो शब्द है पतला ये क्या कहलाएगा, विशेषण। ठीक है, जब आप बी की विशेषता बतलाएंगे तो आप कहेंगे कि जो लड़का बी है या बालक बी है वो मोटा है, तो ये जो शब्द है मोटा ये क्या कहलाएगा, विशेषण। ठीक है, आगे चल करके यानी अब जब हम सुपर टेट की तैयारी करवाएंगे तो आगे चल करके हम डिटेल में बताएंगे कि विशेषण क्या होता है, कितने भेद होते हैं विशेषण के उदाहरण के सहित। ठीक है, तो फिलहाल ये जो छोटे से कॉन्सेप्ट है जो आपको प्रश्न के माध्यम से हमने बताए हैं उतना आप क्लियरली समझ जाते हैं, तो ये भी इनफ है आपके सुपर टेट के एग्जाम्स के लिए। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं।
अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शब्द पुरुषवाचक सर्वनाम है? आपको बताना है कि ये जो दिए गए ऑप्शंस है इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो पुरुषवाचक सर्वनाम शब्द को लिए हुए है। पहला ऑप्शन है हमारा मैं, तुम और हम। दूसरा ऑप्शन है क्या और क्यों। तीसरा ऑप्शन है एक और दो, और ऑप्शन नंबर 4 है साथ। तो जो करेक्ट ऑप्शन है आपका वो है ऑप्शन नंबर 1, यानी कि मैं, तुम और हम। अच्छा, चलिए अब इसके कॉन्सेप्ट को जानते हैं कि पुरुषवाचक सर्वनाम जो है वो एग्जैक्टली क्या होता है। ठीक, ये जो नाम है पुरुषवाचक, यहाँ पर आप जो पुरुष शब्द देख रहे हैं, इसका मतलब होता है कि कोई एक ऐसा शब्द जो किसी को दर्शाने के लिए, किसी एक स्पेसिफिक व्यक्ति को, यानी कि किसी व्यक्ति को दर्शाने के लिए प्रयोग में आता है, जैसे कि मैं, तुम और हम। इसके कुल 3 भेद होते हैं। पहला जो होता है उत्तम पुरुष, दूसरा जो होता है वो होता है मध्यम पुरुष, और तीसरा जो होता है वो होता है अन्य पुरुष। ठीक है, तो ये जो चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। तो उत्तम पुरुष में आता है मैं या मैं आता है वर्ड, ठीक है, और जो मध्यम पुरुष है उसमें आता है तुम, और जो अन्य पुरुष है उसमें आता है वे। ठीक है, या मैं और हम आता है तो ये होगा कौन सा, उत्तम पुरुष, और मध्यम पुरुष में आता है तुम, और अन्य पुरुष में आता है वे। ठीक है, तो इस टाइप से आप समझ सकते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम को। ठीक है, आई होप इतना क्लियर हुआ होगा। तो दोस्तों यहाँ पे ख़त्म होती है आज के हमारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़। आई होप आपने जो आज के क्वेश्चन थे उसके साथ साथ जो कॉन्सेप्ट जुड़े हुए थे क्वेश्चन के साथ में उसे समझा होगा, और आपने जो वीडियो है उसको काफ़ी ज़्यादा यहाँ से ज्ञान अर्जित किया होगा। फिर भी कोई डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं कुछ और इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के साथ में और कॉन्सेप्चुअल वीडियोज़ के साथ में। तब तक के लिए अमृता को दीजिए इजाज़त, और हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना बिल्कुल भी ना भूलें, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अमृता को दीजिए इजाज़त। बाय बाय।